कांग्रेस भी कभी नहीं बताती है कि अगर बाबा साहब को भारत रत्न नहीं दिए तो क्यों नहीं दिए। एक पॉलिटिकल पार्टी है, आप नहीं दिए तो बता दीजिए क्यों नहीं दिए, और आपने क्या क्या दिया वो ये बताइए। बताइए, क्यों नहीं बता रहे हैं। बाबा साहब चुनाव में जीत नहीं पाए थे, आज बाबा साहब के नाम पर कितनी पार्टियां चुनाव जीत जा रही हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता मनुस्मृति में लिखा हुआ है। उसी मनुस्मृति में यह भी लिखा है कि स्त्री पर कभी भी विश्वास मत करना, वो हमेशा उसका चरित्र कमजोर होता है। वो छोटी बच्ची हो तो पिता के साथ, थोड़ी और बड़ी हो तो भाई के साथ, विवाहिता हो तो पति के साथ, और वृद्धावस्था में भी पुत्रों के साथ ही उसको कहीं जाने देना चाहिए, अकेले नहीं छोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि वो कभी भी पथभ्रष्ट हो सकती है। और इसके लिए समाज पर दोष नहीं डाला गया, उस महिला पर ही डाला गया। आखिर बीजेपी ने ये बताती है कि नेहरू जी क्या नहीं किए, गांधी जी क्या गलत किए, बाबा साहब क्या कर लिए, गोलवलकर साहब क्या कर रहे थे, ये भी तो बताना चाहिए ना कि गोलवलकर साहब क्या कर रहे थे। इंदिरा जी जब यानी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, तो गोलवलकर साहब के क्या विचार थे। बाबा साहब के खिलाफ बोलने पर आंदोलन तेज हुआ है और भाजपा हर तरफ से घिरी है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी घिरे हैं। तो मैं देख रहा हूं कि इनके समर्थक भी अब नेहरू जी की आड़ ले रहे हैं। नेहरू को ब्राह्मणों से यह कहकर काटा गया कि मुसलमान है, और शेष को ब्राह्मणों के प्रति नफरत सिखाकर नेहरू को काट दिया गया। संसद का विंटर सेशन खत्म हो गया है, लेकिन राजनीतिक सरगर्मी जो है काफी तेज है, और वो भी संविधान डॉक्टर अंबेडकर को लेकर। लोकसभा चुनाव के समय से ही संविधान, आरक्षण, अंबेडकर राजनीतिक पार्टियों के मुख्य चर्चा के केंद्र में रहे। अभी होम मिनिस्टर अमित शाह का एक बयान आया संसद में कि अंबेडकर कहना फैशन हो गया है। उसके बाद तमाम संसद से लेकर सड़क तक प्रतिरोध जारी हुए। आज राहुल गांधी परवनी पहुंचे, जहां एक व्यक्ति की हत्या हुई। कल 24 तारीख है, और बसपा सुप्रीमो बहन जी ने कहा है कि 24 तक अमित शाह माफी मांगे, और नहीं तो देश के तमाम जिला मुख्यालयों पर बसपा के कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। उत्तर प्रदेश में क्या हालात है और ये क्या है मामला, क्या आरएसएस और बीजेपी अंबेडकर बाबा साहब को लेकर जिस तरह की सोच रखती थी, क्या उसी की एक नेचुरल अभिव्यक्ति? क्योंकि जब संविधान बना था, आरएसएस ने कहा था कि भारतीय इसमें कुछ भी नहीं, संविधान का विरोध हुआ था, अंबेडकर नेहरू के पुतले जलाए गए थे। लोग अंबेडकर और नेहरू को सिर्फ शत्रु के रूप में परोसते हैं, लेकिन वो मित्र भी थे, ये लोग नहीं बताते हैं। अंबेडकर आरएसएस के विचारधारा को लेकर क्या ख्याल रखते हैं? अति कांग्रेस विरोध में लोग भूल गए कि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि हिंदू महासभा और आरएसएस जैसे प्रतिक्रियावादी संगठनों के साथ हमारा कोई समझौता नहीं होगा। दलित नेताओं और दलित संगठनों ने ये बात समाज को क्यों नहीं बतलाई, ये भी एक सवाल बनता है। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। हमारे साथ पंकज त्रिपाठी साहब हैं, एडवोकेट हैं, लेखक हैं, पढ़ाते भी हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं, लिखते भी हैं, और साथ में द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, जिससे तर्कपूर्ण बातें इनकी आते रहती हैं। आप जाइए, वो चैनल भी देखिए। आज चर्चा करेंगे पंकज त्रिपाठी जी से, संविधान, अंबेडकर, नेहरू और आरएसएस, क्या है इसकी लीगेसी, संविधान कानून क्या कहता है। स्वागत है पंकज जी। धन्यवाद सर। नमस्ते जी। जी, इनिशियल बैकग्राउंड मैंने बना दी है, अब आप बताएं आपका संविधान कानून क्या कह रहा है। देखिए सर, चर्चा का आरंभ वहीं से करेंगे जो राज्यसभा में गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के द्वारा बयान निकल गया। मैं यह मान रहा हूं कि उनके मुंह से जो निकल गया वह निकल गया, लेकिन उसके निकल जाने के बाद से जो व्यवहार हुआ है भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा और अमित शाह जी द्वारा, उससे यह साबित हो गया कि जो बयान निकल गया था वो निकला नहीं था, बल्कि वही मन में है ही। इतने सारे किसानों ने आंदोलन किए, इतने सारे आंदोलन किए, पहलवानों ने आंदोलन किए, नौजवानों ने आंदोलन किए। कभी प्रधानमंत्री जी ने कोई ट्वीट किया, कभी कोई ट्वीट नहीं किया, लेकिन अमित शाह जी के मुंह से मैं अभी यही मान ले रहा हूं, अभी मैं उनके पक्ष में ही बोल दे रहा हूं, जबकि मेरा जो मूल विचार है उस पर वो मेरे
लेक्चर में, मेरे वीडियोज में है और अभी इस पर भी आएगा, लेकिन अभी मैं उनके तरफ से ही होकर अगर बोल दूं, सोच लूं, जी। तो यदि उनके मुंह से वह निकल गया या जो निकला, जो वो बोलना चाह रहे थे, लोगों ने उसका गलत अर्थ निकाल दिया, तो नरेंद्र मोदी जी की ट्वीट में उनका बचाव करने की बजाय दूसरों पर हमला करने वाला ट्वीट क्यों आया? वो कहीं कहते कि उनके मुंह से गलत निकल गया, बाबा साहब का सम्मान करते हैं, लेकिन वे कांग्रेस पर सवाल, कांग्रेस पर सवाल। अरे भाई, सदन में आपके गृह मंत्री ने वो बयान दिया है, आप स्पष्ट करिए कि आप बाबा साहब के बारे में क्या विचार रखते हैं। दरअसल वो इसलिए ट्वीट करके कांग्रेस पर सवाल उठा रहे थे कि यही तो विगत 40 वर्षों से हो रहा है, कांग्रेस और बाबा साहब को एक दूसरे का दुश्मन दिखा दो, और एक दूसरे का जब दुश्मन दिख जाएंगे तो ये जांचने का अधिकार किसको हो जाएगा? जिस पर वर्तमान में संविधान को खतरे में डालने का आरोप है। अब अगर ये अपना बचाव करते, जो इनके जीवन शैली में नहीं है, जो इनके स्वभाव में नहीं है कि कहीं अपना ये बचाव करे, लेकिन यदि ये अपना बचाव करते और कहते कि ये गलती से निकल गया, ऐसा नहीं कहना चाह रहे थे, तो फौरन आगे की बातें आती कि तो क्या ये वाली बात भी गलती से निकली थी? क्या किसानों पर जो आपके सांसद ने, आपके मंत्री पुत्र ने गाड़ी चला दी थी, वो भी गलती से निकली थी? क्या पहलवान बेटियों पर जो आपकी पुलिस ने बूटों से रौंदा था, वो भी गलती से निकला था? क्या संसद में सेंगोल भी गलती से लग गया? तो दरअसल ये इतनी बड़ी लिस्ट है, इसीलिए उनको ये पता है कि अगर हम कहीं माफी मांगे और हम इस पर सफाई देने की कोशिश करेंगे तो अंतहीन श्रृंखला शुरू हो जाएगी। इसलिए अपने उस पुराने स्टाइल में, बस एक उस स्टाइल में एक गलती कर गए हैं, एक बदलाव कर गए हैं। मैं उनकी ओर से बोल रहा हूं कि वो गलती कर गए हैं। अब तक चाहे किसी भी तरह का कोई इल्जाम लगे, गृह मंत्री के आवास से 2 किलोमीटर की दूरी पर पहलवान बेटियां धरना दी 1 महीने तक, गृह मंत्री ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या? किसानों ने आंदोलन किया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किए क्या? नहीं किए। लेकिन फौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी आ गए और प्रधानमंत्री जी ने 5 ट्वीट कर दिया। यानी ये तो इनको पता है कि समाज में जो इनकी प्रतिक्रिया हुई है वो इनकी चूल्हे हिलाने के लिए काफी है। इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और इनके द्वारा ट्वीट लिखना, लेकिन ये दोनों करके इन्होंने यह साबित कर दिया कि जो कुछ इनके मुंह से निकला था वो, चलिए हम अगर संवाद की शैली देखें तो हम मान लें कि बड़े उपेक्षा के भाव से बोल दिया गया, लेकिन वास्तविकता वही है। और यही कारण है कि इस बात में अब कहीं किसी को संशय नहीं रह गया कि जो कहा गया था वह अपमान के ही भाव से कहा गया था। जी, अब इसमें सर मैं एक ये लाइन जो मैं आखिरी में बोला हूं, ये मेरा अपना मूल्यांकन है। इसके पहले मैं उनके तरफ से बोल रहा था कि वो अगर उनकी तरफ से ही सोचा जाए तो, यानी उनके तरफ से भी सोचे तब भी उनका बचाव हम नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके बाद कि उनके आचरण यह दर्शा रहे हैं कि यदि वह शुद्ध मन से बोलते, मुंह से कुछ गलत निकल जाता तो जरूर सफाई दे देते। अगली बात, राहुल गांधी पर सबको धक्का मार दिए, सभी सांसद भर्ती हो गए आईसीयू में, एक महिला सांसद असहज होने का आरोप लगा दी। कभी कभी कुछ ऐसे झूठ फैलाए जाते हैं किसी के खिलाफ कि जिसको जनता बिल्कुल नहीं मानती, और कभी वो झूठ फैलाना इतना हद तक बढ़ जाता है कि फिर अगर कोई सच भी बोलेगा उस खेमे से, जो झूठ बोल रहा था बार बार, जिसे जनता झूठा मान लेगी, तो उसके सच पर भी कोई यकीन नहीं करेगा। बीजेपी और बीजेपी के प्रवक्ताओं की स्थिति इस समय देश में यही हो गई कि कभी जैसे इन्होंने अन्ना आंदोलन के जरिए झूठ फैलाया, जिसको हम जैसे लोग भी मान लिए, सही भ्रमित हो गए, मान लिए। अब इनको इतना झूठ मान लिया गया है कि कुछ भी बोलेंगे लोग झूठे ही मान रहे हैं, और ये उसको बढ़ा रहे हैं। तो मैं जहां तक देख पा रहा हूं, एक ऐसी चीज मैं आपके चैनल पर कहूंगा जो अब तक कहीं नहीं कही गई है। संघ ने शुरुआत की थी गांधी जी से। गांधी को पहले हटाया, क्योंकि गांधी को जब प्रहार किया गया तो उनकी भी जात सूचक नाम लिए जाते थे। नेहरू पर प्रहार हुआ तो उनको जात सूचक कहने के बजाय उनको मुसलमान कह करके उनको हटाया गया है, नकारा गया है।
आम जो आरएसएस के साथ सीधे हाथ से जो चीजें आती उसमें वो मुसलमान है, लेकिन जो जो उनके संगठना जो उनके सहयोगी राजनीतिक छुपे हुए सहयोगी हैं, जो छुपे हुए हैं, जो बाहर से दुश्मन दिखते हैं लेकिन अंदर जो छुपे हुए हैं, उन सहयोगियों के नजर में वो ब्राह्मण है, और ब्राह्मण सब ऐसे ही होते हैं जो बाबा साहब को भारत रत्न नहीं देते हैं। तो इस तरह से नेहरू को ब्राह्मणों से यह कहकर काटा गया कि वो मुसलमान है, और शेष को ब्राह्मणों के प्रति नफरत सिखाकर नेहरू को काट दिया गया। तो पहले गांधी जी को काटा गया, फिर नेहरू को काटा गया, फिर पटेल साहब की बड़ी मूर्ति बनाकर उनको फिर खत्म कर दिया गया। इस बार 15 दिसंबर 2024 को उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर कहीं कोई कार्यक्रम आयोजन प्रयोजन मैंने नहीं देखा, यानी उससे जो मिलना था वो ले लिया गया, और अच्छा खासा मुनाफा मिला। महाराष्ट्र में गया था, आप भी जाते हैं सर, ओबीसी का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो भाजपा को पसंद करता है, बीजेपी को कांग्रेस को नापसंद करता है। उसमें पटेल साहब की मूर्ति का भी बहुत बड़ा रोल है। तो जो बात मैं कहने जा रहा हूं कि अब तक कहीं नहीं कही गई है, मैं 4 महापुरुषों को एक लाइन में देखता हूं, गांधी जी, नेहरू जी, पटेल जी, बाबा साहब। तो एक एक करके 3 निपट गए, बाबा साहब पर बारी है तो वो उस पर चलाई गई आरी है, ये जुबान दुधारी है, टेस्टिंग हो रहा है जी, ये पूरा टेस्टिंग है। मैं बार बार अपने चैनल पर खुलेआम बोलता हूं कि वर्तमान में भारत में अगर समाज को 4-5 हिस्से में बांटा जाए, जिसमें अमूमन बटा भी है, जैसे सवर्ण हो गए, ओबीसी हो गए, दलित हो गए, मुसलमान हो गए, ओबीसी में भी जो ऊपर का की कुछ मार्शल जातियां हैं और जो शेष जो दूसरे स्वभाव की जातियां हैं, तो ऐसे अगर हम 5 वर्गों में बांट दें और किसी से भी पूछा जाए कि संविधान के लिए सबसे ज्यादा समर्पित वर्ग के रूप में कौन सा वर्ग है, व्यक्ति तो कोई भी हो सकता है किसी भी समाज से, तो दलित समाज है, एससी एसटी समाज, इसमें कोई दो राय नहीं। और वो इसलिए ज्यादा इतना मानता है क्योंकि बाबा साहब को मानता है, और सब लोग ये मानते हैं कि संविधान बाबा साहब ने लिखा है। तो बाबा साहब और संविधान इस तरह से जुड़ जाते हैं, और ये उनके उस समाज के हर व्यक्ति के दिलों में बैठा है। कुछ अपवाद हैं, और वो अपवाद वो हैं जो संसद में बैठे हैं या जो बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां बना लिए हैं, वही अपवाद है। से सबके दिलों में वास्तव में बाबा साहब है। अब सवाल यह कि वहां से कैसे निकाले जाए, बाबा साहब तो दिल में बैठ गए हैं। तो एक जब सर इन लोगों ने हमला किया है, और जो बाद में हमला किया, पहले हमला किस पर हुआ, बाबा साहब पर, फैशन बन गया। ठीक है, अगर आपसे गलती से निकल गया तो आपको एक लाइन बोल देने में क्या दिक्कत है। आज ही मैं वीडियो बनाया, मैंने कहा बाबा साहब दोबारा 17 से चुनाव लड़े। मैं लिख कर गया था, देख कर गया था, कहां से, भंडारा से लड़ रहे हैं, और मैं बोल दिया 17, तो मैं लिख दे रहा हूं कि भाई मुझसे गलती हो गई। मैं बोल दूंगा कि मुझसे गलती हो गई। ह्यूमन बीइंग है, अगर उनसे आक्रोश में निकल गया तो बोल देना चाहिए, लेकिन वो नहीं बोल करके क्या कह रहे हैं, इन्होंने राहुल बाबा महिलाओं के साथ छेड़खानी की, राहुल बाबा सांसदों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, इनके पुरखों ने जो है भारत रत्न नहीं दिया, बाबा साहब को संविधान सभा में आने नहीं दिया। इससे जो बहुत बड़ा एक फर्क दिखाई दे रहा है, जो मैंने अपने चैनल पर देखा है, कि जो समाज नेहरू जी को भरी गई नफरत के कारण नफरती निगाह से देख रहा था, वो बहुत तेजी से नेहरू जी का मूल्य समझने लगा है। बड़ी तेजी से नेहरू जी सबको याद आ रहे हैं। और एक बात और भी है, जब बाबा साहब के खिलाफ बोलने पर आंदोलन तेज हुआ है और भाजपा हर तरफ से घिरी है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी घिरे हैं, तो मैं देख रहा हूं कि इनके समर्थक भी अब नेहरू जी की आड़ ले रहे हैं कि संविधान अकेले बाबा साहब कैसे लिखे, वो तो नेहरू जी संविधान सभा बनवाए थे, एम.एन. राव जो है वो ड्राफ्ट बनाए थे, जो मूल मसौदा था। अरे भाई, मूल मसौदा एम.एन. राव साहब बनाए थे, उनका भी आदर है। संविधान सभा नेहरू जी बनाए थे हैं, उनका भी आदर है। लेकिन आपको ये आदर तब याद आया जब अंबेडकर जी का अपमान करने के कारण आपको घेरा जा रहा है। यह सम्मान तो हमेशा याद आना चाहिए। कोई भी लोकतंत्र चाहने वाला, संविधान चाहने वाला व्यक्ति, समाज का वह तबका जो नहीं जानता, जिसके पास सूचना नहीं है, वह नेहरू जी को संविधान का दुश्मन मान लेगा,
या ये मान लेगा कि बाबा साहब अकेले ही संविधान बैठकर लिख दिए और कह दिए और लोग मान गए, क्योंकि वह व्यक्ति अभी नहीं जान रहा है, इसलिए वो किसी आलोचना का पात्र नहीं है, बल्कि वो गलती शेष समाज की है कि अभी वहां तक सूचना क्यों नहीं भेज पाए हम। लेकिन जो लोग अब तक नेहरू जी को मुसलमान था और देश का दुश्मन था, उसने तो चीन को दे दिया, मतलब सारी केवल खामियां गिनाने वाले लोग हैं, जो एक बार भी ये नहीं कहने देते हैं कि जो दिन भर ये राग अलापते हैं कि कश्मीर जो है नेहरू जी अपने हाथ में लिए तो बर्बाद कर दिए, शेष सारी रियासतों का एकीकरण पटेल साहब कर रहे थे तो सफल हो गए। यानी नेहरू और पटेल जी में बाइफर्केशन करते हैं, वो कभी इस देश को नहीं बताते। और इसमें पटेल साहब की कोई आलोचना नहीं है, वो हमारे लिए बड़े महान हैं, लेकिन वो कभी ये नहीं बताते कि 15 दिसंबर 1950 को ही पटेल साहब हम सबको छोड़कर चले गए और रियासतों का एकीकरण 1956 में पूरा हुआ। उनके जाने के 6 साल बाद पूरा हुआ, बहुत सारी रियासतें उसके बाद मिलाई गई। तो ऐसा नहीं है कि पटेल साहब जो कर रहे थे वो अलग कर रहे थे और नेहरू जी जो कर रहे थे अलग कर रहे थे, सब लोग मिलकर कर रहे थे। उस समय लोग एक दूसरे को श्रेय देते थे, जैसे आधुनिक भारत का निर्माता का श्रेय दिया गया जवाहरलाल नेहरू जी को, संविधान निर्माण का श्रेय दिया गया बाबा साहब को, रियासतों के एकीकरण का, देश के एकता का श्रेय दिया गया पटेल साहब को, आजादी का श्रेय दिया गया महात्मा गांधी जी को। तो अलग अलग महापुरुषों को समाज ने श्रेय दिया, और इस समाज ने दिया, किसी एक व्यक्ति ने नहीं दे दिया। अब सबको लेकिन बहुत कुछ याद आने लगा है, और मैं इसको एक अच्छे रूप में देख रहा हूं। गलत कार्य भी कभी कभी बहुत अच्छी जगह पहुंचा देते हैं। कभी कभी कोई व्यक्ति जी होम मिनिस्टर का प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखा था पूरा, और जो ये पूरा काउंटर आर्गुमेंट दे रहे हैं, तो ठीक है नेहरू कांग्रेस ने जो किया, आरएसएस हिंदू महासभा जनसंघ ने अंबेडकर के साथ क्या किया, इस पे नहीं चर्चा होती। नहीं, एक्चुअली वो इसी पर चले गए। एक बात मैं आपको बताऊं, कांग्रेस और आरएसएस यानी भाजपा, इन दोनों की मैं एक कॉमन फीचर देखता हूं दोनों में। आरएसएस क्यों करती है, बीजेपी क्यों करती है, उसके कारण अलग हैं, लेकिन कांग्रेस क्यों कर रही है उसके कारण अलग हो सकते हैं। दोनों ही अपने पार्टी, अपने संगठन के महापुरुषों के बारे में समाज को नहीं बता रही। मेरी कांग्रेस से शिकायत के तौर पर मैं ये बात कह रहा हूं, और इधर सवाल के तौर पर आखिर बीजेपी ने ये बताती है कि नेहरू जी क्या नहीं किए, गांधी जी क्या गलत किए, बाबा साहब क्या कर लिए, गोलवलकर साहब क्या कर रहे थे। ये तो बताना चाहिए ना कि गोलवलकर साहब क्या कर रहे थे। इंदिरा जी जब यानी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, तो गोलवलकर साहब के क्या विचार थे। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता मनुस्मृति में लिखा हुआ है। उसी मनुस्मृति में भी लिखा है कि स्त्री पर कभी भी विश्वास मत करना, वो हमेशा उसका चरित्र कमजोर होता है। वो छोटी बच्ची हो तो पिता के साथ, थोड़ी और बड़ी हो तो भाई के साथ, विवाहिता हो तो पति के साथ, और वृद्धावस्था में भी पुत्रों के साथ ही उसको कहीं जाने देना चाहिए, अकेले नहीं छोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि वो कभी भी पथभ्रष्ट हो सकती है। और इसके लिए समाज पर दोष नहीं डाला गया, उस महिला पर ही डाला गया, औरत पर दोष डालते हुए। मैं यह मान रहा हूं कि अगर वहां ये लिखा होता कि प्रकृति ने इसके शरीर को ऐसे बनाया है, हिंदू औरत के खिलाफ है जी नहीं, अगर सर उसको ऐसे लिख देते जो प्राकृतिक है कि उसकी शरीर की संरचना ऐसी है कि बिना संरक्षण के वह कहीं भी शोषण का शिकार हो सकती है, तब तो हम समझते कि ये तार्किक लिख रहे हैं। लेकिन ये लिख करके उसको बंधक बना दिए हैं। हम लोग तो जिस परिवार से आए हैं, पता चल रहा है कि कहीं कोई पशु ऐसे ही रह गया, लेकिन दादी नहीं निकलेंगी घर के अंदर से, और उससे बहुत नुकसान हुआ है। बहुत पुरानी कहानियां सत्य कथाओं के रूप में, सत्य कथाएं कमला अखबार में छपी थी। एक घर में आग लगी, मुस्लिम फैमिली थी, वो आग लगी और महिलाएं घर में थी, उनको कैसे निकाला जाए, तो बहुत बड़े बड़े चद्दर लगाए गए, बीच से निकाला गया, चद्दर में ही आग लग गई। 1890 के आसपास की घटना है, मैंने कहीं पढ़ा था। इसी उस समय के व्यक्ति ने बहुत सारी कहानियां लिखी थी। कई परिवारों में कभी आग लगी, लोग जल गई हैं, मर गई महिलाएं। तो खैर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जिस समय मनुस्मृति लिखी गई उस समय क्या उचित था अनुचित था,
लेकिन जब मनुस्मृति की एक लाइन को आप जायज ठहरा लेते हैं तो दूसरी लाइन की भी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। और नहीं तो फिर आप ये कहिए कि भाई मनुस्मृति में ये अच्छी बातें, ये खराब बातें हैं, ठीक है, फिर आप निष्पक्ष विवेचक हैं। लेकिन एक अच्छी लाइन से जब उसको सही साबित करने लगते हैं पूरी किताब को, तब खतरा आता है। तो इसीलिए जब कोई कहेगा कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, तो फिर पूछा जाएगा कि जब देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा जी शपथ ली थी, देश की बागडोर संभाली थी, तो उनके विधवा होने को आधार बना करके गोलवलकर साहब ने क्या लिखा था, बताइए देश को। बता और बाबा साहब ने, जी सर, यहाँ बता दीजिए ना, लोग सुन लेंगे। सर उन्होंने यही लिखा था कि देश का दुर्भाग्य है कि महिला कोई शासक बन रही है, उससे ज्यादा बड़ा दुर्भाग्य है कि विधवा महिला बन रही है, देश के लिए अपशकुन है, सब खराब होगा देश के लिए, ये कहा था उन्होंने। कौन गारंटी ले रहा है कि किसके बनने से अच्छा खराब होगा? लेकिन ये मान्यताएं ही तो देश में लोगों को जीने नहीं देती। झारखंड में तमाम महिलाओं को डायन कहकर मार दिया जाता है, तो ये कुरीतियां कौन खत्म करेगा? पंकज जी, जो पहला स्टेटमेंट था कि बाबा साहब फैशन बन गया है, तो चलिए सर मैं वो लाइन पूरी कर दूं सर, वो लाइन में जो मैं बोल रहा था, तो गोलवलकर जी क्या कर रहे थे ये नहीं बता रहे हैं। और कांग्रेस भी कभी नहीं बताती है कि अगर बाबा साहब को भारत रत्न नहीं दिए तो क्यों नहीं दिए। एक पॉलिटिकल पार्टी है, आप नहीं दिए तो बता दीजिए क्यों नहीं दिए, और आपने क्या क्या दिया वो बताइए। ये बताइए, क्यों नहीं बता रहे हैं? क्यों सोचते हैं कि जनता अपने से संघर्ष कर लेगी, झेल लेगी, तब जानेगी? बताइए आप। तो ये दोनों ही लोग अपने महापुरुषों पर बात ही नहीं कर रहे हैं। जी, मैं ये कह रहा था कि पहला जो भाग था कि फैशन बन गया, चलिए, लेकिन दूसरा भाग जो है कि इतना नाम अगर भगवान का लेते तो स्वर्ग मिल जाता। वही तो सच्चाई है। अंबेडकर के नाम लेने से नरक मिल जाएगा, मन में यही था ना? यही सच्चाई है, यही तो मैं कह रहा हूं कि उसको हम मान लेते कि वो एक कहावत है कि भगवान का नाम लेते तो सदगति मिल जाती है, सब कहावत के तौर पे मैं मान लेता। लेकिन तब जबकि ये माफी मांगते उसके लिए, कहते कि नहीं ये मैंने बाबा साहब का नाम लेने से ऐसा नहीं होगा, हाँ ये लोग रोज उसके नाम पर राजनीति कर रहे हैं, तब तो सही रहता। जैसे यही सवाल उठा देते कि भाई नेहरू का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं आप, बाबा साहब का ही नाम क्यों ले रहे हैं रोज रोज, आपकी पार्टी के तो नेता नेहरू जी हैं, तो चलिए तब हम मान लेते कि आप कुछ वही कहना चाह रहे थे। लेकिन आप वो नहीं कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप यही कहना चाह रहे थे, आप चाहते थे कि अब अम्बेडकर जी ही बचे हुए हैं, शेष तीन महापुरुषों को तो आपने समाज से धूमिल, आपने सोच लिया है कि आपने धूमिल कर लिया, गलतफहमी में है। 10 साल सत्ता में आ गए, वो भी कहां कैसे सत्ता आ रही है, अभी कोई भी सत्ता नेहरू की किसी एक सत्ता के बराबर की नहीं है। 479 सीटों में से 364 सीटें जीते थे वो, उसके बाद भी जीते थे। यहां तो पूरे भारत के राज्यों में ही सरकार नहीं बन पा रही, हर जगह गिराना पड़ रहा है। आज तक भाजपा के जितने सांसद हैं, चाहे इस संसद में हो, चाहे इसके पहले वाली में, चाहे उसके पहले वाली में, आधे से अधिक तो कांग्रेस से ही आते हैं। तो वो जो कहना चाह रहे थे कहे वही हैं। हाँ, उस दिन संसद में जो कह दिए, बॉडी लैंग्वेज से हम लोग कह सकते हैं कि वो शायद निकल गया, लेकिन कहने की तैयारी है। वो उस दिन नहीं कहते तो अगले दिन कहते, वो उनको कहना है। सोची समझी रणनीति है, टेस्टिंग हो रहा है समाज का, कि समाज कितना टेस्टिंग हो रहा है। लेकिन इस टेस्टिंग से एक रिजल्ट निकला, इस टेस्टिंग से एक रिजल्ट। हम लोग तो इतने वर्षों से आगाह कर रहे हैं, इनके बारे में बोल रहे हैं कि इनकी असली विचारधारा यही है। इतने दिन से समाज को समझा रहे थे, गालियां उल्टा हमें पड़ रही थी। नहीं, लेकिन बाबा साहब से सीख लीजिए कि बाबा साहब चुनाव में जीत नहीं पाए थे, आज बाबा साहब के नाम पर कितनी पार्टियां चुनाव जीत जा रही हैं। तो आपको जो गालियां पड़ी हैं, उन गालियों से देश की गंदगी दूर हो गई है, बहुत बड़े पैमाने पर दूर हुई। और मैं बार बार यह कहता हूं कि अभी बाबा साहब को लेकर एक दूसरी समस्या भी है। एक खास वर्ग, एक समाज जो बाबा साहब को अपने वर्ग के कारण अपना मानता है, वो जैसे पेटेंट जैसा मानता है। नहीं, जैसे वही सवाल है कि जैसे उत्तर प्रदेश में ही, बनारस में ही
एक ब्राह्मण बच्चा है, मौत हो गई। जी। एक और एग्जाम्पल आया है, वो राजपूत लड़का था, उसने कविता लिखा था, उसके साथ भी बदतमीजी हुई। तो संविधान सिर्फ एक बाबा साहब और संविधान किसी एक कम्युनिटी का कॉपीराइट थोड़ी है। दुनिया का कोई महापुरुष किसी का कॉपीराइट नहीं होता। जी जी, यही बाबा साहब को जो लोग जैसे जैसे अगर हम कुछ लिखेंगे तो खैर अभी हम उन लोगों को भी उन पर क्या चर्चा करें, अभी वह लोग थोड़े दिन बाद और समझ जाएंगे। ये पहली पीढ़ी है जो इस तरह से सोच रही है, अच्छी बात है सोच रही है। लेकिन आपने जो कहा कि आपको बहुत सारा सहना पड़ा, झेलना पड़ा, बिल्कुल सहना झेलना पड़ा। अभी यही इसी चैनल पर आप सवर्णों को केवल कहिए भगा देंगे, देखिए आपके चैनल पर 2-2 लाख लोग देखेंगे, 4-4 लाख देखेंगे। लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि वो संविधान के खिलाफ है, वो बाबा साहब की सोच के खिलाफ है, और वो जो कह रहा है वो केवल भ्रमित कर रहा है। और आप तो सर एक उदाहरण भी है। अब तो एक उदाहरण भी है। एक सांसद महोदय है, मैं भी उनका बहुत आदर करता हूं, बड़ी उम्मीद पालता हूं। संसद में जब उनसे कहा गया कि आपका समय समाप्त हो गया, थोड़ा कम में बोल लीजिए, तो कहे कि यहां भी दलित को नहीं बोलने देंगे। अमित शाह के बयान के बाद से कहीं कोई बोलना सुनाई नहीं दे रहा उस तरह से जो सुनाई देना चाहिए। तो आप कब दलित बन जाते हैं, कब 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 सांसद बन जाते हैं? अरे भाई, आप उस क्षेत्र के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, आप संसद में दलित बनकर नहीं बैठे। अब आप पूरे प्रतिनिधि बनकर बैठे। हाँ, अगर कोई आपके दलित होने पर टीका टिप्पणी करे तो बिल्कुल कहिए, लेकिन वो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उसी से वो 2-4 लाख 10 लाख लोग सुन करके एकदम आह्लादित हो जा रहे हैं। वही आप नहीं बोलते, इस नाते लोग आपके पास कम आ रहा है, मसाला यहां नहीं मिल रहा है। हमारे चैनल पर भी कम आते हैं ना। हम भी अगर एक तरफ से खूब कहते हैं ना चहेट कर बोलना, वो बोल ही नहीं पाएंगे। हम लोग तो सोचते हैं कि कैसे बोले, और कुछ लोग तमगा लगा जाते हैं कि व्यूअर जुटा रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है कैसे व्यूअर जुटाया जाए। हमारे देखिए, मुझे तो क्लास लेने की आदत है, तो क्लास में अगर 25 बच्चा भी बैठ जाए ना, तो मेरे लिए रहता ऑडियंस है। अगर 5,000 लोग भी सुन रहे हैं तो 5,000 के दिल दिमाग में तो घुस रहे हैं। एक बात बताइए सर, इतने फिल्मी गाने लिखे गए कि कोई अगर एक भी गाना बच जाएगा तो आदमी कहेगा चलो भैया इसी पर ठीक है, मन इसी में रम जा रहा, ठीक है। लेकिन देश तो संविधान से न चलेगा, संविधान समझ में किसी को नहीं आता है। तो ये जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो बड़ी मजेदार नहीं लगती हैं, लेकिन वो असर करती है, वो असर करती है। लेख बहुत बड़ा होता है, हस्ताक्षर छोटा सा होता है। हस्ताक्षर ही प्रमाण पत्र होता है, वही प्रमाणित करता है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों की बात कम लोग सुन रहे हैं। जो सुनते हैं ना वो बदल जाते, अंदर तक बदल जाते। आज जब वो बदलते हैं तो बहुतों को बदल रहे हैं, और बदलाव दिख रहा है। जी, एक आखिरी सवाल। बहन जी बहुत दिनों से कोई आंदोलन नहीं कर रही, कोई प्रदर्शन नहीं कर रही, लेकिन इस बार जो है कल ही होना है प्रदर्शन। क्या लग रहा है कि जनाधार खिसक रहा है, इस वजह से अब एक्टिव होना जरूरी है? और ये प्रदर्शन क्या अपने वोट बैंक को वापस लाने के कवायद के रूप में देखी जाए? वैसे विपक्ष बहुत ताबड़तोड़ एग्रेसिव है। और सर राजनीति तो होगी, अगर स्टेटमेंट नहीं, राजनीति था तो बात तो ये सच है। वोट बहन जी इस तरह से समझ रखी थी कि जैसे जो लोग एक बार उनको अपना मान लिए हैं, वो उनके बच्चे बच्चे के बच्चे जब तक बहन जी रहेंगी राजनीति में तब तक अब वो सब अब उनके हैं, वो उनके अलावा कहीं जाएंगे ही नहीं। लोकतंत्र में किसी भी नेता के मन में अगर यह भाव आ गया तो मैं तो इसके लिए उसके समर्थकों को दोषी मानूं। लेकिन क्योंकि जो समर्थक वर्ग है वो सदियों से शिक्षा से, सत्ता से, राजनीतिक सोच से, समझ से वंचित था, इसलिए उस वर्ग का यह दोहन किया गया। लेकिन बहुत तेजी से ख्वाब दिखा दिखा के, ख्वाब दिखा दिखा, नफरत सिखा सिखा। लेकिन उस वर्ग में इतनी तेजी से चेतना आई है। और अच्छा, एक बात और बोलूं तब फिर ये बोलूंगा कि लेकिन ये नेता ये भूल गए कि वह समाज उनके कारण से उनसे नहीं जुड़ा है, वह समाज संविधान और बाबा साहब के नाते से उनसे जुड़ा है। लोकसभा के चुनाव में जब उसने देखा कि हर तरफ संविधान बचाओ की पुकार है और यहां तो कहा जा रहा है कुछ कहीं गड़बड़ नहीं है, फिर जब वो समाज पढ़ा है, आगे बढ़ा है,
जैसे मैंने ही सवाल किया कि भाई सन 84, 85, 86, 83 में, 80 में, अभी तो उस समाज की पहली ही पीढ़ी स्कूल से पढ़ करके बीए तक गई होगी, हाई स्कूल तक पास हुई होगी, जो समाज सदियों से शिक्षा से वंचित था। तब तक ये आंदोलन चलाने वाले कौन लोग थे कि कुछ हुआ ही नहीं, कुछ मिला ही नहीं, कुछ मिला ही नहीं। ये तो बड़ा अजीब सा आंदोलन है। ये तो जैसे कोई 10 साल का बच्चा हो और हाँ, पड़ोसी का देश की शादी नहीं की, इसके बच्चे अब तक होने चाहिए थे 2। ये तो अजीब सी बात है भाई। और उस नेता के पास, उन लोगों के पास जाति का एक ऐसा कार्ड मिल गया कि जितनी उपलब्धियां थी सबको गाली दे करके भी उन्होंने जो है अपने तरफ लोगों को कर लिया। आरएसएस में उतना अटैक नहीं किया, दक्षिण पंथ पे नहीं किया, और जहां से कुछ मिला वहीं पर अटैक किया। ये नहीं बताया कि बाबा साहब क्या सोचते थे। क्या चाहते हैं कि अपनी मां पर अटैक करे? हाँ, वो मतलब प्लांटेड था पूरा 40 साल कैसे गुजरा है? बुद्धिजीवी लोग तो खूब सारा खेल देख रहे थे, लेकिन अब समाज का आम व्यक्ति भी समझ गया और बहुत बड़े पैमाने पर समझा है। आज हाई कोर्ट में, यहां लखनऊ में बात हो रही थी हमारे मित्रों में, तो कुछ लोग कहे हैं कि भाई चूंकि आम आदमी पार्टी से अखिलेश जी ने, समाजवादी पार्टी ने दिल्ली में अलायंस कर लिया है और कांग्रेस वहां मुस्तैदी से लड़ने जा रही है, तो इंडिया गठबंधन की वहां जो दरार पड़ रही है वो कहीं अखिलेश जी और कांग्रेस को भी थोड़ा सा, जो काफी नजदीक है, कहीं उसमें दरार न डाल दे। तो कुछ लोगों ने कहा कि बसपा से कांग्रेस का गठबंधन होगा। तो एक सज्जन ने कहा कि चाहे बसपा कांग्रेस से गठबंधन करे न करे, जो मतदाता समाज बसपा का हुआ करता था अब वो कांग्रेस की तरफ जा रहा है। कारण है संविधान, कारण है उसका उस तरह से प्रयास करते हुए दिखना, लड़ते हुए दिखना। और लोकतंत्र में जनता को जो हक दिया गया है, तो जनता सूचना के आधार पर निर्णय लेती है। जो सूचना आ रही है वह सूचना ये दिखा रही है कि मायावती जी एक तो अब तक कुछ कर नहीं रही थी, और जब करने भी गई तो भाई गाली आज ये दे रहा है और आप उसको भी गाली दे रहे हो। वो भी कभी दिया था, पहले तो कभी दिया था, तो कितनी बार कहेंगी अगर वो सच भी है तो। दूसरी बात है कि आज जब ये आरोप लगा रहा है, ये इस पर कोई आरोप आ रहा है, तो इसका फैसला करने की बजाय आज भी आप इसको लाकर दोनों को बराबर कर रही हैं, इसका मतलब बचा रही हैं। समाज ये समझ गया। और फिर उसके बाद जो ये धरना प्रदर्शन और मुख्यालय पर घेराव करने का, कार्यकर्ता जाएंगे, ये जो आह्वान है, इसने दिखा दिया कि वो पीछे रह गई, इस नाते अब दौड़ लगाने की होड़ है कि हमको भी कुछ इसमें मिले। तो जनता समझ गई, चलिए, बहुत बड़े पैमाने पर जनता समझ रही है। और मैं एक बात फिर से कह दूं कि जिस समाज का आंख मूंद कर समर्थन मिला है, वह समाज दिल से इतना भावुक है कि वह अपनी आजादी की बहुत कीमत समझ रहा है, बहुत कीमत समझ रहा है। उसको अगर ये लग जाएगा कि हमारे साथ किसी ने छल किया है, तो उस पर मरहम लगाने का भी हक उस व्यक्ति को नहीं देगा जिसने उसको छल किया उसके साथ, ऐसा उसे महसूस हो जाएगा। जी, चलिए, शुक्रिया पंकज जी, बहुत शानदार बातचीत के लिए, और देखते जाइए आगे क्या क्या होता है, फिर बातचीत आगे बढ़ाएंगे। शुक्रिया पंकज जी, थैंक यू। धन्यवाद।